Good afternoon, viewers. First of all, I really thankful to Microtik to giving me this opportunity to share my ideas with you. तो आज जो है मैं मिक्रोटिक के वायरलेस पीटीपी और पीटीएमपी लिंक्स जो होते हैं उसके बारे में थोड़ी जो नॉलेज है वो आपसे शेयर करूँगा। तो पहले मैं जो मेरा नाम मोहम्मद इरफान हैगा और मैं ड्रीम नेटवर्क में एज ए टेक्निकल सेल्स इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ। और मेरी एजुकेशन जो है कि वो बीएस टेलीकम्युनिकेशन है विच इज़ इन प्रोग्रेस, मतलब चल रही है वो। और सर्टिफिकेशंस में मैंने रिसेंटली MTCNA किया हैगा और उसके अलावा भी और सर्टिफिकेशंस है जो मैं कर चुका हूँ। ठीक है। और अबाउट माई कंपनी, मेरी कंपनी जो है कि 2003 में इस्टेब्लिश हुई थी और हम लोग जो है वायरलेस नेटवर्क के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वायरलेस नेटवर्क की इक्विपमेंट के और उसके सॉल्यूशंस वगैरह हम लोग दे रहे होते हैं। और वायरलेस नेटवर्क के हम लोग यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क की इक्विपमेंट के हम डिस्ट्रीब्यूटर्स आएंगे पाकिस्तान में, जिसमें से मिक्रोटिक भी उनमें से एक हैगी। और हम लोग जो IT मैनेज सर्विसेज, ट्रेनिंग्स, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस वगैरह के अंदर हम डीलिंग करते हैं। So my presentation objective is PTP and PTMP connections. PTP कनेक्शंस और PTMP कनेक्शंस के बारे में जो कॉन्फ़िगरेशन होती है कि बेसिक वो आपको थोड़ी बताई जाएगी। और उसके अलावा जो हैगा कह लें कि उसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में बताया जाएगा। एक्सेस लिस्ट और कनेक्ट लिस्ट इसके अंदर एक ही होती है सिक्योरिटी, उसके बारे में एक बताया जाएगा आपको। और उसके अलावा जो है इसके कुछ बेसिक फ़ीचर्स आएंगे जो कि आपके अपना स्कैनिंग वगैरह के लिए और वायरलेस स्नूपर वगैरह, तो वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो वायरलेस लिंक के अंदर जब भी हम कोई लिंक इस्टेब्लिश करते हैं तो उसके अंदर दो टाइप्स के कनेक्शंस होते हैं, या तो वो पॉइंट टू पॉइंट होगा या तो वो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट होगा। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस के अपने एडवांटेजेस आएंगे, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शंस के अपने एडवांटेजेस हैं। पॉइंट टू पॉइंट लिंक के ऊपर जो है आप अपना ज़्यादा डिस्टेंस का मतलब ज़्यादा डिस्टेंस का लिंक आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अदरवाइज़ थ्रूपुट आपको उसके ऊपर बेहतर मिल रही होगी बनस्बत PTMP के। और PTMP जो आपका फ़ीचर रहेगा, वो इक्विपमेंट रहेगा, वो एक तो कॉस्ट इफेक्टिव तो हो जाता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि आपकी बैंडविड्थ काफ़ी कम हो जाती है। कि आपके एक एक्सेस पॉइंट से जब 4 यूज़र कनेक्ट होंगे तो ज़ाहिर है वो बैंडविड्थ डिवाइड होते हुए मिलेगी। तो इसके रिज़ल्ट जो आएंगे वो मैंने आगे अपनी प्रेजेंटेशन में बनाए, तो रिज़ल्ट भी मैं आपसे भी शेयर करूँगा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एडवांटेजेस, हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो इसी तरह से मिक्रोटिक के क्या वायरलेस के जो लिंक्स होते हैं उसके अंदर एडवांटेजेस जो है ईजी टू इंस्टॉल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है कि आप कम कॉस्ट के अंदर काम हो जाता है आपका। और उसके अलावा केबलिंग वगैरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है कि केबलिंग आपको करनी होगी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम मतलब हो जाती है। लेकिन वायरलेस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपने एक जगह लगाई एक्सेस पॉइंट, दूसरी जगह लगाया स्टेशन, और बीच में कनेक्टिविटी लिंक बना दी और वो आपकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है। और इसके डिसएडवांटेजेस अगर आप देखते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ तो एक कंट्री लिमिटेशन होती हैगी। कंट्री लिमिटेशन में क्या चीज़ है कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो हैगी वो आपको कंट्री वाइज डिफ़ाइन की जाती है कि आपकी कंट्री के अंदर ये फ्रीक्वेंसीज अलाउड हैं और ये फ्रीक्वेंसीज आप मतलब जो ISM बैंड कहलाते हैं। और उसके अलावा इसके अंदर बैंडविड्थ लिमिट होती हैगी कि ऐसा नहीं होता कि अनलिमिटेड बैंडविड्थ हो, फाइबर या केबल की तरह फिज़िकल लिंक जैसे होता है उसकी तरह कोई बैंडविड्थ की ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसके अंदर ये कि आपकी कोई लिमिट होती है 100 Mbps 1000 Mbps तक। ठीक। अच्छा, तो ये जो है मिक्रोटिक के अंदर जो वायरलेस ऑपरेशन मोड्स होते हैं वो जो है ये हैंगे कि आपके AP और AP ब्रिज और ब्रिज, ये आपका जो एक्सेस पॉइंट है वहाँ उस साइड के लिए यूज़ किए जाते हैं। और स्टेशन WDS, स्टेशन ब्रिज, स्टेशन सूडो ब्रिज, ये सब जो है आपकी स्टेशन साइड के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब जैसे इसमें एक साइड पे आपके जो लिखे हुए हैं पहले पहले वो सारे आपके एज आ एक्सेस पॉइंट यूज़ होंगे, और दूसरी एंड पे जो इक्विपमेंट आपकी लगती हैगी वो या तो स्टेशन ही होगी। AP से AP कभी कनेक्ट नहीं हो सकता, ब्रिज से ब्रिज कभी कनेक्ट नहीं हो सकता, या तो ब्रिज टू स्टेशन होगा या AP ब्रिज टू स्टेशन होगा। ठीक है। अच्छा, राउटर OS की लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स जो आएंगी इसके अंदर AP ब्रिज कुछ लाइसेंस के अंदर अलाउड होता है। अब इसके अंदर 3 लाइसेंस होते हैं नॉर्मली, लेवल 4 4 होते हैं।
लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6। तो हमारा जो वायरलेस का काम हैगा वो मोस्टली लेवल 4 के ऊपर काफ़ी हद तक हो जाता हैगा। तो पीटीपी लिंक्स के लिए जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो मिनिमम लेवल 3 का लाइसेंस हो, कि आप अगर एक्सेस पॉइंट को अपने ब्रिज भी बनाते हैं तो वो ब्रिज बना के और दूसरे एंड पे स्टेशन आपका नॉर्मल वो बन जाएगा और वो आपका लिंक इस्टेब्लिश हो जाएगा। और यही अगर आप पॉइंट टू मल्टी पॉइंट बनाते हैं तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के लिए एक चीज़ होती है कि आपका जो राउटर ओएस एपी के लिए राउटर ओएस लाइसेंस मिनिमम लेवल 4 होना चाहिए। उससे आपको क्या एडवांटेज होगा कि आप अपने एक्सेस पॉइंट को एपी ब्रिज मोड पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ब्रिज मोड पे होगा। अगर ब्रिज मोड पे होता है तो वो सिंपल सिर्फ एक ही आपके उससे कनेक्ट हो, एक ही स्टेशन उससे कनेक्ट हो सकता है, ज़्यादा उससे हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। और यही जो है अपना फॉर नॉन राउटर ओएस सीपी जो है, अब इसके अंदर जैसे मेरा कोई थर्ड पार्टी का वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है और मेरे को मिक्रोटिक को एज अ स्टेशन बना के उसको कनेक्ट करना है, तो मैं मिक्रोटिक में जो है वो एज अ सूडो ब्रिज सेलेक्ट करूँगा उसके स्टेशन, और दूसरी साइड पे नॉन राउटर ओएस एपी होगा या XYZ किसी भी थर्ड पार्टी एपी होगा, तो उसमें स्टेशन साइड पे मैं सूडो ब्रिज यूज़ करूँगा। अच्छा, इसके अंदर पीटीपी लिंक और पीटीएमपी लिंक की जो कॉन्फ़िगरेशन होती हैगी उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या आएंगी वो ये हम कुछ देख लेते हैं कि पीटीपी लिंक में जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक आपके पास वायरलेस इक्विपमेंट हो जो कि एज आ एक्सेस पॉइंट हम यूज़ करेंगे और वो मिनिमम लेवल 3 सपोर्ट करें, और इसी तरह स्टेशन साइड पे लेवल 3 हो, वो भी एक मतलब इनफ है कि हमारे लिए कि हम उसको स्टेशन बना के आराम से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। और लेवल 4 के अंदर जो है वो आपकी क्या चीज़ आएगी कि एक्सेस पॉइंट, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि एक्सेस पॉइंट जो है वो आपका मिनिमम लेवल 4 का होना चाहिए, तो आप उससे पॉइंट टू मल्टी पॉइंट का लिंक बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये जो है आप कॉन्फ़िगरेशन है कुछ अगर आप देखते हैं कि इसके ऊपर नज़र आ रहा होगा कि जब वायरलेस हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं तो वायरलेस कॉन्फ़िगर करने के लिए एक तो राउटिंग और ब्रिजिंग वगैरह वो एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन जो वायरलेस की स्पेसिफिक फील्ड आप कहते हैं जो वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होती है वो जो है मैं आपको भी बताऊँगा। तो इसमें क्या आएगा कि सबसे पहले तो वायरलेस पे आप आके यहाँ पे वायरलेस पे क्लिक करते हैं, WLAN 1 होता है और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे वायरलेस टेबल खुल जाता है। ये जहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 नंबर लिखा हुआ है और इसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। ये सारी चीज़ें जो आएंगी इम्पॉर्टेंट होती हैं आपको अपने एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगर करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर अब जैसे मैंने मोड सेलेक्ट किया हुआ है एपी ब्रिज, क्योंकि एपी ब्रिज यूज़ करूँ या ब्रिज यूज़ करूँ बात एक ही हैगी, लेकिन ये कि मैं ब्रिज से ज़्यादा स्टेशन नहीं कनेक्ट कर सकता और एपी ब्रिज से मैं ज़्यादा स्टेशन कनेक्ट कर सकता हूँ। इसके नीचे इसके बैंड के बारे में लिखा हुआ है। बैंड जो है इसका BGN AC जो भी इक्विपमेंट का होता है स्टैंडर्ड वाले स्टैंडर्ड, वो दोनों साइड पे सेम होना चाहिए। अगर वो डिफरेंट हुआ, जैसे एक साइड पे आपने N रखा हुआ है और एक साइड पे G रखा हुआ है, तो कनेक्टिविटी तो आपकी इस्टेब्लिश हो जाएगी, लेकिन उस पर थ्रूपुट वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि G से G का लिंक बनता है, N से N का लिंक बनता है, AC से AC का लिंक बनता है। ठीक है, और इसके अलावा नीचे उसके SSID उसकी करनी है, और ये स्कैन लिस्ट का एक इसका ऑप्शन है जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है और मज़ेदार फीचर है ये, कि आप इसके ऊपर लिमिट लगा सकते हैं कि मेरा एक्सेस पॉइंट कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट करे। और यही आप सेम चीज़ स्टेशन के लिए भी यूज़ होती है कि स्टेशन के ऊपर आप ये स्कैन लिस्ट आपने लगा दी, और ये लगाने के बाद जो आपका स्टेशन होगा वो सिर्फ यही अपना स्कैन लिस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो ब्रॉड का अपना सर्च करेगा, अदरवाइज दूसरी जो है वो रहने देगा। और उसके नीचे इसके बारे में वायरलेस प्रोटोकॉल के बारे में लिखा है। वायरलेस प्रोटोकॉल जो हैंगी इसकी 3-4 टाइप्स की होती हैंगी। एक एनी अभी मैंने फ़िलहाल सेलेक्ट की हुई है, क्योंकि नॉर्मल लिंक बनाने के लिए वो एनी पे लिंक सही इस्टेब्लिश हो जाता है, लेकिन NV2 इसकी होती है जो कि आपका इंटरफेरेंस वाला एरिया आएगा, तो वहाँ पे आप NV2 यूज़ कर सकते हैं। N स्ट्रीम इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, 802.11 होती है। तो ये इसकी एक वायरलेस प्रोटोकॉल है जिससे आपका लिंक बेहतर होता है कि इसको अगर आप कुछ चेंज करते हैं तो अगर आपको 802.11 पे थ्रूपुट कम मिल रहा था तो पॉसिबल है NV2 पे या तो अच्छा मिल जाए या तो कम मिल जाए। तो ये एक थोड़ी चेंजिंग होती है जो हम लोग करते हैं जब वायरलेस लिंक कॉन्फ़िगर करते हैं। और जब फर्स्ट टाइम हम लोग राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट को, उसके लिए जो है इसमें आप नीचे देख रहे होंगे नंबर 4 पे लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन। ये डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन का मकसद ये है कि मिक्रोटिक का कोई भी आपका स्टेशन होगा वो डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ दूसरे जो आएंगे वो उसमें प्रॉब्लम होगी या वो कनेक्ट आपके नहीं हो पाएंगे।
और इसी के नीचे एक डिफ़ॉल्ट फॉरवर्ड का फ़ीचर है, ये भी काफ़ी अच्छा फ़ीचर रहेगा कि इसका क्या वर्क होता है कि आपका जो एक एक्सेस पॉइंट हैगा और इस एक्सेस पॉइंट से आपके 3 स्टेशंस कनेक्टेड हैं, तो अब आप चाह रहे हैं कि यार मैं अपना इस स्टेशन से ये वाला स्टेशन बात ना कर सके, तो इसके जब डिफ़ॉल्ट फॉरवर्ड पे चेक लगा लिए जाते हैं तो वो सारे स्टेशन भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं प्लस एपी के साथ। और जब डिफ़ॉल्ट फॉरवर्ड से चेक हम हटा देते हैं तो वो स्टेशंस जो आएंगे उनसे वो कम्युनिकेट करना बंद कर देते हैं, सिर्फ आपका स्टेशन का और एपी ब्रिज का लिंक होता है। ठीक है, और इसके आगे हम चलते हैं कि तो ये नंबर 5 पे लिखा हुआ है ये एच टी इसकी चेंज आएंगी, टी एक्स चेंज और आर एक्स चेंज। ये जो आएगी ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ये अपना यहाँ पे इनेबल करना पड़ता है नॉर्मली कि इसको चेन ज़ीरो, चेन 1, चेन 1। तो इसका क्या आएगा कि टी एक्स ही एक चेन होती है, आर एक्स नॉर्मली ये माइमो होता है। अगर हम इसको 0 0 पे ही सिर्फ चेक लगा के रखते हैं तो ये एज अ सीसो वर्क कर रहा होगा, माइमो नहीं वर्क कर रहा होगा। तो उसके लिए क्या होता है कि आप इसकी चेंज जो आएगी दोनों आप सिलेक्ट कर लेंगे तो ये आपका माइमो वर्क कर रहा होगा, जिससे आपका लिंक बेहतर होगा। और उसके अलावा WDS इनेबल करने के लिए इस डिवाइस के ऊपर आपको यहीं पे ही आगे जाना होता है जहाँ पे 6 नंबर मैंने लिखा हैगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि WDS मोड मैंने डायनामिक सेलेक्ट किया हैगा कि डायनामिकली जो भी स्टेशन आता हैगा और वो अगर कनेक्टिविटी बनती है तो WDS की बनती है, अदरवाइज़ और कोई इससे नहीं बन। WDS में एडवांटेज क्या होता है कि आपके अगर 5-6 टाइप के नेटवर्क एक साइड पे होते हैंगे और वो आपको अगर दूसरी साइड पे लेके आने हैंगे तो अक्सर क्या होता है कि VoIP का डेटा कभी ब्रेक हो रहा होता है या एक आध IP का कोई डेटा ब्रेक हो जाता है। तो WDS से क्या होता है कि एज ए ट्रांसपेरेंट लिंक बन रहा होता है कि जैसे आपका केबल से बना हुआ है, अगर वहाँ पे 10 IPs चल रही हैं तो यहाँ पे भी आपकी टोटल 10 IPs ही मिलेंगी आपको, 10 IPs का नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो है कॉन्फ़िगरेशन होती है PTP एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर करने के लिए, इसको अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद स्टेशन के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन होती है। स्टेशन के ऊपर भी बस ये सिमिलर सी कॉन्फ़िगरेशन है, डिफरेंस क्या होता है कि उसका मोड जो है हम लोग स्टेशन ब्रिज सेलेक्ट करते हैं या स्टेशन WDS सेलेक्ट करते हैं, जो मतलब स्टेशन की फील्ड में आते हैंगे वो वाले हम लोग मोड सेलेक्ट करते हैं उसके अंदर। बाकी बैंड चैनल विड्थ हमें उसी जैसी रखनी होती है कि जो एक्सेस पॉइंट की होती है। अगर हमारी चैनल विड्थ डिफरेंट होती है तो पॉसिबल है हमारा लिंक इस्टेब्लिश ना हो पाए। ठीक है, बाकी ये सब फीचर्स जो आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं जो मैंने पिछली अपनी स्लाइड में बताएंगे। अब इसके अंदर रिज़ल्ट एक चीज़ होती है, अब जब आप लिंक इस्टेब्लिश हो जाता है तो इसके अंदर बैंडविड्थ टेस्ट का एक टूल होता है कि आप अपनी एक जो एक्सेस पॉइंट हैगा और स्टेशन हैगा, स्टेशन की आईपी से एक्सेस पॉइंट को आप बैंडविड्थ टेस्ट कर लें या एपी की आईपी से स्टेशन साइड को कर लें। और जब भी हम स्पीड टेस्ट चलाते हैंगे जो हमारी लोकल साइड है, अगर वो लोकल साइड एपी की है या स्टेशन की है, हम उस साइड से हमेशा चलाएंगे। अगर दूसरे साइड से हम लोग स्पीड टेस्ट रन करते हैं तो पॉसिबल है कि आपका लिंक डिस्कनेक्ट हो जाए, क्योंकि जब आपकी लिंक के ऊपर लोड बढ़ेगा तो जाहिर है वो डिस्कनेक्ट होगा। जब एक साइड से लोड बढ़ेगा तो आप उसको बंद कर सकते हैं क्योंकि वो लोकली कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन अगर वो दूसरी साइड से कनेक्टेड है, अब आप उस साइड पे तो फिजिकली कनेक्टेड नहीं हैंगे, अब वो वायरलेस लिंक ही है, वो स्पीड टेस्ट चल जाएगा तो लिंक में आपके ब्रेक हो जाएगा। तो हमेशा लोकल साइड से इसका जो स्पीड टेस्ट हैगा वो रन किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये भी होती है कि प्रोटोकॉल यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है स्पीड टेस्ट जब हम करते हैंगे। TCP होती है और एक UDP होती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है नॉर्मल अगर वर्ड्स में कहा जाए तो UDP के अंदर आपका जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है उसके अंदर कोई इतने पैकेट लॉसेस को वो काउंट नहीं कर रहा होता, वो बोलता है पैकेट लॉसेस हो रहे हैं होने दो। ठीक है, बाकी आपके ऊपर लिंक के ऊपर वो लोड नहीं डालता है इतना UDP के अंदर। बट अगर यही हम कंपेयर करें TCP से तो वो आपके पूरे राउटर के ऊपर लोड डाल के फिर उसके बाद स्पीड टेस्ट करेगा कि मैक्सिमम फिर आपको क्या स्पीड मिल रही हैगी। ठीक है, तो इसका जो अब रिज़ल्ट आएगा, ये रिज़ल्ट आपके सामने आएगा कि टोटल जो इसकी एवरेज आ रही हैगी वो 67 64 ऑलमोस्ट आ रही है TX और RX। अब यही मैं आगे अगर चलूँगा तो PTMP के अंदर पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में ये स्पीड मेरी कम होगी, क्योंकि इसका क्या डिफरेंस है ये हम इस वजह से कह सकते हैं कि जब एक जगह से एक्सेस पॉइंट्स हम लोग कनेक्टेड हैं, एक जब स्टेशन होगा तो ज़ाहिर है उसको जितना डेटा आ रहा होगा वो एक ही स्टेशन है रिसीव करने वाला। जब 2 स्टेशन होंगे तो ज़ाहिर है वो लोड डिवाइड होता हुआ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जब स्पीड टेस्ट हम लोग कर रहे होते हैं तो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैगी ये कि आप अपनी डिवाइस की CPU की परसेंटेज देखते रहें। CPU की परसेंटेज से जब आप देखते रहेंगे तो उससे एडवांटेज आपको ये होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि मेरी डिवाइस की इतनी कैपेबिलिटी हैगी
और मैं इसको अगर इतना डेटा ट्रांसफ़र करूं तो मेरी इस डिवाइस की CPU परसेंटेज इतनी जा रही है, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे जैसे 41% आ रही है, अब यही अगर मैं TCP पे जाऊँगा तो ये ज़्यादा होगी इससे। तो ये मैं स्पीड टेस्ट अपना TCP वाला ये जब देखता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 100% आ रही हैगी जो आपकी CPU परसेंटेज है। तो इससे क्या अपना पता चल रहेगा कि आपकी डिवाइस के ऊपर लोड डल रहा हैगा, डेटा ट्रांसफ़र हो रहा हैगा। तो ये चीज़ इसके अंदर एक होती हैगी। ठीक है, तो ये PTP लिंक की कॉन्फ़िगरेशन थी। इसी के साथ अगर आप देखते हैं पॉइंट टू मल्टी पॉइंट की लिंक की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो उसके अंदर भी ये सेम चीज़ ही होती है कि कोई ऐसी ख़ास चेंजिंग नहीं हैगी। लेकिन बस ये आपको मेक श्योर करना होता है जो आपका एक्सेस पॉइंट हैगा वो है उसका वायरलेस मोड AP ब्रिज सेलेक्ट हुआ हुआ हो। अगर वो AP ब्रिज के अलावा कोई दूसरी साइट होती है या ब्रिज सेलेक्ट हुआ हुआ होता है तो उस पर वो बात नहीं बन पाती है कि ब्रिज के ऊपर है, क्योंकि आपका एक स्टेशन कनेक्ट होता है एक टाइम पे, ज़्यादा आप उससे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है अपना इसकी एक्सेस पॉइंट की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और स्टेशन के ऊपर क्या आएगा, स्टेशन के ऊपर भी वही सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी कि अपना SSID उसकी वही सेम रखेंगे जो आपको रखनी है कि एक्सेस पॉइंट की जो होगी वही आप SSID यहाँ पे रखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑटो पे रख देंगे तो वो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी जो हैगी वो अपनी सर्च करके आपको दे देगा। ठीक है, ये अपना पहले जो मैंने दिखाई थी ये अपना स्टेशन 1 हैगा जिसकी मैंने कॉन्फ़िगरेशन की हैगी, और ये जो हैगा हमारा स्टेशन 2 हैगा। अब स्टेशन 2 के इसके अंदर अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं तो बिल्कुल सिमिलर सी है कि कोई कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ऐसा चेंजिंग नहीं है कि बड़ी कि इसके अंदर अलग चीज़ हो और इसके अंदर अलग चीज़ हो। लेकिन इसके जब रिज़ल्ट आप देखेंगे तो उसके अंदर डिफरेंस होगा। जब दोनों के ऊपर स्पीड टेस्ट एक दो बार में चलेगा तो स्पीड आपकी जो हैगी वहाँ पे कम आ रही होगी। ठीक है, तो अब ये जो रिज़ल्ट आपको पता चल रहा है यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको कि CPU की परसेंटेज तो पहले देख लिया आपने। बाकी ये अपना जो ये स्पीड टेस्ट की दो विंडोज़ हैंगी बैंडविड्थ टेस्ट की, यहाँ पे अब आप एवरेज देख रहे होंगे तो आपको कम मिल रही है कि पहले आपने जो PTP के अंदर देखा था वहाँ पे जो है 67 64 समथिंग मिल रही थी। तो अब यही लोड डिवाइड कर दिया है उसने। डिवाइड मतलब ये अपना कि उसने दो हिस्सों के अंदर कर दिया है, क्योंकि मैंने दोनों पे एक साथ स्पीड टेस्ट चलाया था। ठीक है, और TCP के अंदर क्या हुआ, TCP के अंदर भी उसने लोड तो सेम रखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे पैकेट लॉस्ट अगर देखें एक चीज़, ये जो यहाँ पे जो पैकेट लॉस्ट के नाम से ये एक चीज़ आ रही हैगी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 0% आ रहा है या 0 पैकेट्स आ रहे हैं। यही अगर आप मैं पीछे जाता हूँ तो UDP के अंदर अगर हम ये चीज़ चेक करते हैं तो यहाँ पे पैकेट लॉसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसके ऊपर ये है कि UDP एफिशिएंट नहीं होता ज़्यादा, TCP के ऊपर आपके डिवाइस पे लोड चले जाता है, आपको एक आइडिया हो जाता हैगा। ठीक है, अब TCP पे जब मैं करता हूँ तो दोनों की परसेंटेजेस 100% हो गई, तो मैं समझता हूँ कि बस इसके लिए इतनी बैंडविड्थ इनफ है, इससे ज़्यादा होगी तो वो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये जो है कि नॉर्मल हमारे एक्सेस पॉइंट के अंदर और PTP पॉइंट टू पॉइंट लिंक और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट लिंक की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है पॉइंट टू अपना इसके लिए वो ये थी। बाकी इसके आगे जो है ये एक्सेस लिस्ट और कनेक्ट लिस्ट हैगी। एक्सेस लिस्ट और कनेक्ट लिस्ट पहले किसी ने यूज़ किया हैगा यहाँ पे, आप में से किसी ने? नहीं किया हुआ, तो इसके मैं बता देता हूँ कि फ़ीचर क्या हैगा कि नॉर्मली जो एक्सेस लिस्ट हैगी वो आपके एक्सेस पॉइंट के ऊपर इनेबल की जाती हैगी। और ये जो है एक्सेस लिस्ट जो है आपके जो स्टेशंस कनेक्ट होने के एक्सेस पॉइंट से उसको जो है रिस्ट्रिक्ट करता हैगा कि आपका सिर्फ ये अपना स्टेशन जो है इसका मैक एड्रेस सिर्फ कनेक्ट हो पाए, लाइक मैक अथेंटिकेशन आप कह लें कि ये मैक एड्रेस सिर्फ कनेक्ट हो पाए या उसकी ये सिग्नल स्ट्रेंथ हो तो वो कनेक्ट हो पाए, अदरवाइज़ वो ना कनेक्ट हो। ये आगे स्क्रीनशॉट पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। और कनेक्ट लिस्ट जो हैगी वो ये चीज़ हैगी कि आपकी ये जो यूज़ होती है कि ये होती है स्टेशन के लिए, कि स्टेशन के ऊपर आप डिफ़ाइन कर दें कि जैसे आपके पास 4 एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं आपके एक्सेस पॉइंट की साइड पर मेन पॉप पे, तो उसके अंदर क्या होता है कि अब मैं कनेक्ट लिस्ट के अंदर एक चीज़ डिफ़ाइन कर दूंगा कि भाई मेरा प्राइमरी लिंक ये हैगा। इन केस अगर प्राइमरी लिंक मेरा डाउन होता है तो ऑटोमेटिकली वो SSID जो दूसरी होगी उससे वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी अपना कॉन्फ़िगरेशन, ये अपना एक्सेस लिस्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ये हैगी कि वायरलेस के अंदर आप सबसे पहले आए, WLAN 1 पे क्लिक किया, आपको डिफ़ॉल्ट अथेंटिकेशन पे से चेक हटाना होगा। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि डिफ़ॉल्ट अथेंटिकेशन अगर वो होगा तो वो डायरेक्टली सिर्फ मिक्रोटिक से मिक्रोटिक आपका लिंक इस्टेब्लिश हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी।
लेकिन अगर यही आप उसमें अपना डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन से चेक हटा देंगे तो फिर उसके बाद एक्सेस लिस्ट का काम शुरू हो जाएगा। जो एक्सेस लिस्ट में आपने रूल बनाए हुए होंगे सिर्फ वही स्टेशन उससे फिर कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब ये 3 नंबर पे हमने जो हैगा डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन पे से चेक हटाया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्सेस लिस्ट के ऊपर गए। एक्सेस लिस्ट पे जाने के बाद हमने प्लस किया तो ये यहाँ पे एक रूल बना हुआ आ रहेगा नया। अब यहाँ पे अगर आप रूल में देखते हैंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि वो पूछ रहा है कि मैक एड्रेस बताओ मुझे जो स्टेशन का होना चाहिए जिससे कनेक्ट हो, उसकी मिनिमम क्या, उसके अलावा उसका इंटरफेस क्या होना चाहिए जो स्टेशन। अब जैसे मैं वायरलेस का आएगा तो नॉर्मली वायरलेस से ही ये कनेक्ट होगा। और इसके अलावा जो है अपना सिग्नल स्ट्रेंथ रेंज वो पूछ रहेगा कि इस स्टेशन की अगर सिग्नल स्ट्रेंथ मतलब इस स्टेशन को सिग्नल स्ट्रेंथ इतनी मिलती है कि इस एक्सेस पॉइंट की तो कनेक्ट होए, अदरवाइज़ वो डिसकनेक्ट ही रहे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ऑथेंटिकेटिंग में फिर हम यहाँ पे चेक लगा देंगे और यहाँ पे चेक लगाने के बाद अगर आपको कोई मैनुअल पासवर्ड वगैरह की सिक्योरिटी रखनी हैगी तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैंगे। ठीक है, अब इसको रिज़ल्ट कैसे चेक किया जाएगा। अब ये अगर मैं मैक एड्रेस देखता हूँ तो जो मैक एड्रेस मैंने एक्सेस लिस्ट के अंदर ऐड कराया था वही वाला सिर्फ स्टेशन यहाँ पे कनेक्टेड शो हो रहेगा, अदर कोई स्टेशन यहाँ पे नहीं है। तो इससे हमें ये एडवांटेज हो गया कि हमारी मैक ऑथेंटिकेशन एक तो इसके ऊपर इनेबल हो गई। हम ज़्यादा जो स्टेशन वगैरह सर्च तो कर सकते हैं लेकिन अब इससे कनेक्ट नहीं हो सकते जब तक इसके अंदर उसका मैक एड्रेस ना आ जाए। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वही दूसरी चीज़ जो वहाँ पे मैंने बताई कनेक्ट लिस्ट। जो कनेक्ट लिस्ट आपकी यूज़ होती है स्टेशन साइड के लिए कि स्टेशन साइड जब आपकी एक ऑन होती है, जब आप एक्सेस पॉइंट वाली साइड ऑन होती है एक AP ब्रिज से आपका लिंक बना हुआ है, अगर वो प्राइमरी लिंक डिसकनेक्ट हो गया तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो स्टेशन है वो दूसरे उससे कनेक्ट हो जाए। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वो ये होती है कि वायरलेस के अंदर आपने क्लिक किया, WLAN 1 जो इसका होता है वायरलेस का जो भी उसके अंदर होगा एक्सेस पॉइंट के अंदर, सॉरी स्टेशन के अंदर, उस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे SSID जो आप हैगी उसको डिसेबल कर देंगे, मिटा देंगे। मतलब SSID कुछ भी नहीं होनी चाहिए। अगर SSID आपकी कुछ होगी तो वो ज़ाहिर है उस SSID को स्पेसिफिक सर्च करेगा। अगर SSID कुछ नहीं होगी तो वो ज़ाहिर है वो कनेक्ट लिस्ट की सिक्योरिटी के ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर यहीं से हम लोग अगर ये 4 नंबर जो लिखा हुआ है यहाँ पे आते हैं तो कनेक्ट लिस्ट के ऊपर यहाँ पे प्लस किया हुआ है उसने, और प्लस करने के बाद उसने जो हैगा यहाँ पे वो पूछ रहा है कि इंटरफेस कौन सा आएगा जिस पे आपको ये कनेक्ट लिस्ट इनेबल करनी है। मैंने वो तो बता दी कि WLAN 1 मेरा इंटरफेस है। उसके अलावा मैक एड्रेस मेरे को यहाँ पे डिफ़ाइन किया हैगा। मैक एड्रेस जो हैगा मैंने उस AP का डिफ़ाइन किया हैगा जो मेरा APA हैगा, पहले उसका मैंने डिफ़ाइन किया। उसकी SSID अगर देना चाहूँ तो मैं दे दूँ, नहीं तो SSID से कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, वो मैक एड्रेस से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी के अंदर जो मैंने वायरलेस सिग्नल रेंज के बारे में आपको बताएगा पहले, तो वही चीज़ ये इसके अंदर रहेगी कि अगर मिनिमम इतने सिग्नल स्ट्रेंथ होती है या मैक्सिमम इतने सिग्नल स्ट्रेंथ होते हैं तो वो कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो, अदरवाइज़ ना हो। और वायरलेस प्रोटोकॉल आपकी जो स्टेशन पे होगी वो क्या होनी चाहिए, मैंने अभी फ़िलहाल एनी रखा हुआ है। इसका भी वही फील्ड है कि अगर आपको एनी के ऊपर सही लिंक नहीं बन पा रहा है तो आप उसको थोड़ा चेंज करें, NV2 पे लेके आएँ, N स्ट्रीम पे लेके आएँ। तो इस वजह से इस मतलब ये चेंज करेंगे तो इससे आपके रिज़ल्ट में डिफरेंस होगा। अब इसी के साथ आप देखते हैंगे तो ये दूसरा मैंने इसके ऊपर एक एक्सेस पॉइंट का मैक एड्रेस ऐड करा रहा हूँ कि इन केस अगर मेरा पहला जो मैंने मैक एड्रेस ऐड कराया हैगा वो मैक एड्रेस ऑफ होता है या उसके सिग्नल ब्रॉडकास्ट करना बंद करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मेरा स्टेशन इस वाले मैक एड्रेस से कनेक्ट हो जाए। और उसकी मैंने नीचे SSID डिफ़ाइन कर दी और नीचे वही सारी सेम चीज़ें आएंगी जो पहले बताई हैंगी। ठीक है, तो अब रिज़ल्ट के अंदर जो है आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर अब आप वो वाला एक्सेस पॉइंट फाउंड कर देंगे जो पहले ऐड किया था हमने। मैं पहले अगर प्रीवियस पेज पे जाता हूँ तो ये पहले मैंने जो रूल ऐड किया है उसके एंड में आप देख रहे हैं कि 81D4 हैगा। ठीक है, और दूसरे के अंदर जो है वो C8 है। अब मैं इसी की अगर नेक्स्ट के अंदर जाता हूँ, एक मिनट यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या दिखा रहेगा कि आपकी एक जो स्क्रीन 1 हैगी, स्क्रीन 1 के ऊपर D4 वाला मैक एड्रेस आपका कनेक्टेड हैगा। आपके स्टेशन से अभी D4 वाला मैक एड्रेस कनेक्टेड है। अब यही अगर आप स्क्रीन 2 पे आते हैं तो इसका मैक एड्रेस चेंज हुआ हुआ हैगा कि मैंने जैसे ही D4 वाला जो मैक एड्रेस हैगी उसका मैंने पावर ऑफ़ की थी, पावर ऑफ़ की तो उसने ऑटोमेटिकली अपने दूसरे एक्सेस पॉइंट पे स्टेशन मेरा शिफ्ट हो गया, यानी कि मेरे क्लाइंट को कोई भी डिस्कनेक्शन फेस नहीं हुई, डायरेक्टली वो कनेक्ट हो गया। ठीक है,
अच्छा, अब ये कुछ बेसिक फीचर्स आएंगे जो कि जब हम लोग वायरलेस लिंक कॉन्फ़िगर करते हैं तो इनकी अक्सर ज़रूरत पड़ती हैगी। ठीक है, अब इसके अंदर एक स्कैन का फ़ीचर आ रहा है। स्कैन का फ़ीचर किस लिए हम आगे चल के डिस्कस करते हैं, फ्रीक्वेंसी यूजेज है और वायरलेस स्नूपर रहेगा। तो ये हम देख लेते हैं, आगे चल के डिस्कस कर लेते हैं। तो स्कैन के अंदर स्कैन की कमांड जो होती है वो किस लिए होती है कि नॉर्मली जब आप एक एक्सेस पॉइंट स्टेशन देखते हैंगे तो ना आप वहाँ पे नाम टाइप नहीं करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि जो है मैं डायरेक्टली साइट सर्वे करूँ, जो मेरा एक्सेस पॉइंट का नाम हैगा वो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो, मैं उससे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाऊँ और मेरा काम ख़त्म। ठीक है, तो ये वही चीज़ हैगी आपकी जो यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपने यहाँ पे वायरलेस पे क्लिक किया। वायरलेस पे क्लिक करने के बाद आपने WLAN 1 पे आके स्कैन पे क्लिक किया और ये साइट पे आपको पूरी इसने लिस्ट शो कर दी जो यहाँ पे आपके एक्सेस पॉइंट शो हो रहे होंगे या जो एक्सेस पॉइंट आपके करीब करीब हैं जिसके सिग्नल्स आपके पास आ रहे होंगे। तो ये स्कैन की कमांड आपने डायरेक्टली यहाँ पे डबल क्लिक किया और इससे कनेक्ट हो गया। इसके अलावा आपको और कुछ करने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं तो पहले हमने क्या किया है, अलग से उसकी SSID टाइप की हैगी। तो SSID टाइप करना कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है, कभी कभार याद नहीं रहती हैगी, तो उसके लिए ये फ़ीचर बेहतर रहता हैगा। ठीक है, अच्छा ये एक फ्रीक्वेंसी यूजेज है, ये भी काफ़ी अच्छा टूल हैगा कि जब आप वायरलेस लिंक कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपको दोनों साइड पे पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी फ्रीक्वेंसी फ्री हैगी। तो आप अपने जो एक्सेस पॉइंट और स्टेशन हैगा उसको उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर रखेंगे। अब फ्रीक्वेंसी यूजेज के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ये हल्के हल्के से ब्लू मार्क्स आ रहे हैं। तो ब्लू मार्क्स का मकसद ये हैगा कि ये कितनी यूजेज इसकी बढ़ी हुई है और उसके साथ ही इसकी जो परसेंटेज है वो भी लिखी हुई हैगी। और उसका जो नॉइज़ फ्लोर होता है कि कितने dBm का नॉइज़ फ्लोर आया है, ये जितना माइनस के अंदर ज़्यादा हो उतना बेहतर रहेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से जैसे समझता हूँ कि एक फ्रीक्वेंसी मेरे पास जो सेकंड लास्ट वाली है कि वो सबसे फ्री लग रही है। अब ये मैं पहले तो एक्सेस पॉइंट के ऊपर रन करूँगा, फिर यही मैं स्टेशन पे जाके भी रन करूँगा क्योंकि मुझे दोनों साइड की इंटरफेरेंस चेक करनी है। दोनों साइड पे क्या सिग्नल स्ट्रेंथ मेरी आ रही है, क्या सिग्नल स्ट्रेंथ, मतलब सिग्नल स्ट्रेंथ, सॉरी सिग्नल स्ट्रेंथ नहीं, जो फ्रीक्वेंसी यूजेज है, जो फ्रीक्वेंसी वहाँ पे यूज़ की जा रही है जो आसपास का एरिया है। तो ये फीचर उस वक्त के अंदर काफ़ी काम आ जाता हैगा। ठीक है, और एक जो हैगा ये वायरलेस स्नूपर का हैगा। वायरलेस स्नूपर भी बल्कि कह लें कि बहुत अच्छा ही टूल हैगा ये क्या हैगा कि आपके अगर जब इसको रन करते हैंगे तो ये एक तो आपका जो एक्सेस पॉइंट होता है, एक्सेस पॉइंट का मैक एड्रेस, उससे क्लाइंट कितना कनेक्टेड है, उसके ऊपर डेटा कितना आ रहा जा रहा है, कितना परसेंटेज के अंदर जा रहा है, वो सब चीज़ें ये बता रहा होता हैगा। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे बैंडविड्थ नज़र आ रही हैगी आपको एक चीज़, इसके नीचे लिखा हुआ है कि kbps। अब ये जो SSID इसके सामने आपको नज़र आ रही है, इस SSID से इतने बैंडविड्थ तक दूसरे एंड पे ट्रांसफ़र हो रही है। और इससे अंदर जो स्टेशन हैंगे वो भी आपको यहाँ पे पता चल रहे हैंगे कि स्टेशंस जो हैंगे यहाँ पे कि इस वाली SSID से जो हैगा वो आपके 5 स्टेशन कनेक्टेड हैं। इसके अलावा दूसरी SSID है उससे इतने स्टेशन कनेक्टेड हैं। तो ये आपका जो करीब करीब का एरिया होता है वहाँ पे जो वायरलेस आप यूज़ कर रहे होते हैं उसके लिए एडवांटेज होती है, पता चल जाता है कि आपका जो SSID ब्रॉडकास्ट की भी है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैंगी और उसकी थोड़ी नॉलेज आपको पता चल जाती हैगी। ठीक है, तो ये मेरी प्रेजेंटेशन थी आज की जो कि वायरलेस लिंक से रिलेटेड थी। बाकी मज़ीद आपको कोई क्वेश्चन आंसर्स हो तो बिल्कुल पूछ लें। आप सबको ये मैं बताना चाहूँगा, इरफान इज़ द सेकंड वन हु इज़ द MTCNA इन पाकिस्तान, सो आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू कैन क्लैप हिम अगेन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? इरफान, कनेक्ट लिस्ट में जिस तरह आपने बताया कि आपने 2 APs जो थे वो आपने उसमें डिफाइन कर दिए थे, बिल्कुल ऐसे ही कि स्टेशन जो है वो कनेक्ट कर ले अपने आप को कि फेल ओवर की सूरत में। बिल्कुल। अगर लेट्स से अगर दोनों APs जो हैं वो ऑनलाइन है तो स्टेशन कैसे डिसाइड करता है कि उसने किस AP से अपने आप को कनेक्टेड रखना है? वो मैंने आपको बताया था कि जो मैंने पहला रूल वहाँ पे बनाया था वो हमेशा पहले रूल को देखेगा। अच्छा, जब जो पहला रूल बनेगा उसको ही कोई देखेगा? उसको वो देख रहा होगा, लेकिन जब वो रूल डिसेबल होता हैगा या तो ये मतलब वो पहला रूल जो आपको नज़र आ रहा होगा वो पहले रूल से ही कनेक्ट होगा। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। It's like a sequential, means it will check first. If the condition will true, it will select the first. If it is not going true, it will go to the second. Yeah.
Okay, any other? बड़ा मजे का टॉपिक था. I think a lot of people should have many questions. Okay. ये डिफ़ॉल्ट फॉरवर्डिंग का एक ऑप्शन था उसके अंदर, अगर स्टेशन टू स्टेशन कम्युनिकेशन भी उसके अंदर हो जाती है? ये डिफ़ॉल्ट फॉरवर्ड का जो फीचर रहेगा वो इसीलिए होता है कि आपकी जैसे एपी ब्रिज हैगा, एपी ब्रिज से पॉइंट टू मल्टी पॉइंट लिंक बने हुए हैं. आपके स्टेशन से 4 लिंक या एक्सेस पॉइंट से 4 लिंक इस्टेब्लिश हुए हुए हैं. अब 4 लिंक जब इस्टेब्लिश हुए हुए हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ स्टेशन से एपी बात कर सके, ठीक है, स्टेशन से कोई जो दूसरा स्टेशन एपी से कनेक्टेड है वो बात ना कर सके. तो डिफ़ॉल्ट फॉरवर्ड का फीचर इसलिए होता है कि जब आप उस पर चेक लगा देते हैं तो इससे एडवांटेज क्या होता है कि आपके जितने भी स्टेशन रहेंगे वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, पिंग करते हैं आप मैक एड्रेस के थ्रू या उसको एक्सेस करते हैं, वो आप कर रहे होंगे. और यही अगर आप उस पर से चेक हटा देते हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते. आपके स्टेशन का सिर्फ एक्सेस पॉइंट से फिर लिंक होगा. थैंक यू. वेलकम. Okay, anyone? Okay, thank you. थैंक यू.